हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। चीन के अंदर इस वक्त ऐसी तबाही मची हुई है जिसे खुद जिनपिंग संभाल नहीं पा रहे। जगह जगह आग, धमाके, बिल्डिंग जलकर राख हो रही हैं और सरकार बस आंकड़ों को छुपाने में लगी है। जरा सोचिए, अगर चीन के एक ही रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आग लग जाए, जहां तकरीबन 2000 फ्लैट हों, जहां करीब 4000 लोग रहते हों और मरने वालों का आंकड़ा पहले 13 बताया जाए, फिर 36 और अब बढ़कर 44 तक पहुंच जाए, तो ये साफ दिखाता है कि सच कहीं और है। असली संख्या शायद सैकड़ों में हो, पर चीन की सरकार और मीडिया सही आंकड़ा दुनिया के सामने आने ही नहीं देती। 7 ऊंची इमारतों वाला आवासीय कॉम्प्लेक्स अंगारों का शहर बन गया है। कई दशकों के इतिहास में यह सबसे भयानक अग्निकांड माना गया। और यह तो बस एक घटना है। पिछले साल से लगातार कभी केमिकल फैक्ट्री में धमाका, कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइन में खड़े खड़े भड़क जाते हैं, तो कभी किसी विशाल कमर्शियल बिल्डिंग में आग की लपटें छत तक पहुंच जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे आग अब चीन के लिए रोज का मौसम बन गई हो। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ही जिनपिंग को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही हो। चारों तरफ धमाके, आग, ब्लास्ट और हड़कंप, लेकिन जिनपिंग अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। उल्टा जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ताइवान, कभी अरुणाचल का मुद्दा उछाल देते हैं, मगर अपने ही नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सोचकर देखिए, अगर भारत में ऐसा हो जाए, किसी अपार्टमेंट में जहां 4000 लोग रहते हों और 50 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो जाए, इस देश में हाहाकार मच जाएगा। सरकार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा, सड़कें आंदोलनों से भर जाएगा, विपक्ष संसद रोक देगा, मीडिया इसे दिन रात चलाएगा, जैसा कि अभी आप दिल्ली पोल्यूशन प्रोटेस्ट में देख सकते हैं। मगर चीन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां तो जिनपिंग ने खुद को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। लोग मर रहे हैं, पर आवाज उठाने की जगह नहीं। प्रकृति बार बार चीन पर जैसे प्रहार कर रही है, कभी चक्रवात, कभी आंधी, कभी बाढ़ जिसने पूरे शहर बहा दिए। सड़कें बह गईं, लोग बह गए, और फिर भी असली संख्या दबा दी जाती है। कोरोना के समय लाखों लोग चीन में मारे गए, मौतें होती रहती हैं और आंकड़े दीवारों के भीतर बंद रहते हैं, ताकि जिनपिंग की कुर्सी सुरक्षित बनी रहे। आज चीन के तकरीबन 2000 फ्लैट वाले रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आग लगी है। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, ये एक हाई राइज अपार्टमेंट था। और हैरानी की बात यह कि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ बांस के ऊंचे ऊंचे खंभे खड़े कर दिए गए थे। सोचिए, वही चीन जो दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहकर घूमता है, अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल में पुल, सड़कें, बंदरगाह बना देता है, वहीं आज अपने नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा तक नहीं दे पा रहा। अब सवाल ये नहीं कि बिल्डिंग कितनी ऊंची थी, मुद्दा यह है कि इतने मजबूत हाई राइज मेंटेनेंस के लिए बांस का ढांचा क्यों, लोहे का उपयोग क्यों नहीं, ऐसा मटेरियल क्यों नहीं जो आग पकड़ने से पहले 10 बार सोचे। यही एक संकेत है कि जिनपिंग की व्यवस्था में कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा पीछे छूट चुकी है, प्रायोरिटी कुछ और है और लोग राख के नीचे दबते जा रहे हैं। और आज हांगकांग के भीतर पिछले 17 साल में यह सबसे भयावह आग मानी जा रही है। हालात इतने बेकाबू कि आग पर नियंत्रण तक मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त सुबह के लगभग 5:30 हुए हैं। मैं अपने टीम के साथ ही रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। स्क्रीन पर लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। धुआं अब भी आसमान काट रहा है और आग थमने का नाम नहीं ले रही। कई परिवार अब भी अंदर फंसे हुए हैं, चीखें दीवारों में अटकी हुई हैं और जो फायर फाइटर आग बुझाने पहुंचे उनमें से भी जानें चली गईं। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो देश दुनिया भर में पुल बनाता है, पाकिस्तान, अफ्रीका जैसे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, आज वही अपने ही ढांचे को संभाल नहीं पा रहा। शायद प्रकृति कुछ और चाहती है, शायद संदेश साफ है, सत्ता बदलो, राह बदलो, वरना और पुल गिरेंगे। कहा जा रहा था कि यह पुल तिब्बत को चीन के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला था, मगर प्रकृति ने उसी कड़ी को तोड़ दिया। जैसे वो भी नहीं चाहती कि तिब्बत स्थायी रूप से चीन की मुट्ठी में रहे। और अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। वहीं भारत भूटान के साथ तेजी से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रेल लाइनें जुड़ रही हैं, नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। एक तरफ जिनपिंग हांगकांग, तिब्बत और अपने ही प्रांतों में हालात काबू में नहीं रख पा रहे, दूसरी ओर भारत अपने पड़ोसियों को मजबूत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार थमे बिना आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ रहा है, चीन टूट रहा है। और जब चीन को यह सब देखा नहीं जाता तो वो ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कभी अरुणाचल की महिलाओं को एयरपोर्ट पर रोककर खबर बनाता है, तो फिर बयान देता है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। यही पुराना नाटक, वही घिसा पिटा ट्रैक अपने ही देश के अंदर हो रहे असफलताओं को छुपाने के लिए ताइवान, जापान, अरुणाचल जैसे मुद्दे हवा में उछाल देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में।
सबसे पहले जानिए कि जब चीन के ऊंची ऊंची इमारत वाले रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में भयानक आग लगा तो कैसा मंजर था। तो देखिए, हांगकांग के ताइपो डिस्ट्रिक्ट में 7 ऊंची इमारतों वाला आवासीय कॉम्प्लेक्स अंगारों का शहर बन गया। आग ने जिस बांस के स्कैफोल्डिंग को छुआ वो बारूद की तरह भभक उठा। कई दशकों के इतिहास में यह सबसे भयानक अग्निकांड माना गया। कम से कम 44 लोग असहनीय धुएं और जलती लपटों में खत्म हुए। करीब 300 लोग गहरे सन्नाटे के साथ लापता बताए गए। शहर की सड़कों पर चीखें और धुएं की राख साथ चलती रही। बिल्डिंग के बाहर बांस की जाली थी, उसे रेनोवेशन के लिए बांधा गया था। दोपहर की हवा ने आग को ऐसी चिंगारी दी जो एक टावर से दूसरे तक कूदती चली गई। 8 टावरों वाले इस हाउसिंग ब्लॉक में आग ने 7 इमारतों को जकड़ लिया। ऊपर से घिरते जलते मलबे ने नीचे भागते लोगों पर कहर ढाया। कई बुजुर्गों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। धुएं का धागा आसमान तक खिंचता दिखाई दिया। हर बिल्डिंग लगभग 32 मंजिल ऊंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चिंगारी बांस की स्कैफोल्डिंग से भड़की जो बाहर रेनोवेशन के लिए लगाई गई थी। बांस हल्का, सस्ता और आमतौर पर तेजी से इंस्टॉल होने वाला स्ट्रक्चर माना जाता है, इसलिए एशिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल होता है। बांस में सबसे बड़ा खतरा यह कि वो जल्दी सुलगता है और आग के फैलाव को हवा देती हुई बड़ी चादर बन जाता है। इस प्रोजेक्ट में भी बिल्डिंग के चारों ओर बांस की जाली लिपटी थी जिस पर रेनोवेशन नेट चढ़ा था। एक छोटी सी स्पार्क ने नेट को पकड़ा, तेज हवाओं ने इसे ऊपर खींचा और आग मिनटों में एक टावर से दूसरे पर छलांग मार गई। हांगकांग बांस के मचान के उपयोग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे बनाने के लिए बांस की लंबी पोलों को नायलॉन फास्टनर से बांधकर खड़ा किया जाता है। फायर सर्विस के चिल्लाते सायरन रात तक थमे नहीं। 140 से अधिक फायर ट्रक इस ऑपरेशन में लगे। 60 एम्बुलेंस घायल लोगों को सहारा देने की कोशिश करती रहीं। करीब 900 लोगों को अस्थायी शेल्टर में भेजा गया। आग को 5 अलार्म लेवल दिया गया, जो हांगकांग का सर्वोच्च इमरजेंसी स्तर माना जाता है। फायर कमांडरों ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर तापमान इतना अधिक था कि जवानों को अंदर घुसने में सांस तक टूटने लगी। हर कदम पर जलती स्कैफोल्डिंग गिरती रही, सीढ़ियां तपती रहीं। पानी के बौछारें ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए लैडर ट्रकों ने आसमान की ओर धार छोड़ी। धुआं बेहद घना था। पैरामेडिक टीमों ने सड़कें घेर ली। परिजन कांपती सांस के साथ नाम पुकारते रहे। कई आंखों में उम्मीद चुभती रही, कई में चुप्पी जम गई। जब फायर सिस्टम 5 अलार्म लेवल तक पहुंचा, इसका अर्थ यह था कि सिटी की टॉप लेवल इमरजेंसी एक्टिवेट हो चुकी, यानी अधिकतम फायर ट्रक, एम्बुलेंस, एयर और हाइड्रोलिक टॉवर्स, सब उपलब्ध संसाधन झोंक दिए गए। इस सोसाइटी में हजारों निवासी थे, जिनमें सैकड़ों बुजुर्ग, बच्चे और परिवार शामिल थे। आग फैलते ही 900 से अधिक लोगों को तुरंत टेम्पररी शेल्टर में शिफ्ट किया गया। सड़कें ब्लॉक की गईं, लैडर ट्रकों से ऊपरी मंजिलों तक पानी मारा गया। फिर भी धुआं और तापमान इतना अधिक था कि रेस्क्यू टीमों को कई बार पीछे हटना पड़ा। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। कई लोगों का इलाज जारी रहा, पर आग का फैलाव इतनी तेजी से हुआ कि 300 के करीब लोग लापता तक हो गए और 44 लोगों ने मौके पर सांसें खो दी। यह आंकड़ा सैकड़ों में जा सकता है। इसके अलावा एलिस हो म्यूलिंग नेथरसोल अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि लोगों को मदद और जानकारी दी जा सके। फायर विभाग ने बताया कि मरने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है। विभाग ने रॉयटर्स को बताया है कि ये पता नहीं चल पाया है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। ये हांगकांग में 17 साल की सबसे बड़ी आग है। बताया जा रहा है कि वांग फुक कोर्ट न्यू टेरिटरीज के ताइपो इलाके में बना एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां इस समय मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है। इस एस्टेट में 1984 फ्लैट हैं और यहां करीब 4000 लोग रहते हैं। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने कहा कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हो चुकी, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट कारण तलाशने में जुट चुके। अस्पतालों में कम से कम 45 लोग भर्ती बताए गए, जिनमें कई की हालत गंभीर। हादसे से जुड़ा दुख इतना बड़ा कि दुनिया भर के मीडिया में यह खबर गूंज उठी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मृत फायर फाइटर के लिए संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवारों को सहानुभूति भेजी। इस आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। बड़ी मरम्मत का काम जारी था, तभी अचानक बाहरी बांस संरचना में चिंगारी उठी और हवा के घुमाव ने उसे आग का दरिंदा बना दिया। पुलिस ने खबरों के अनुसार 3 लोगों को मैनस्लॉटर के संदेह में गिरफ्तार किया। घटनास्थल की राख अभी ठंडी नहीं हुई। 44 जनों की खामोश राख हवाओं में घुल चुकी। 300 के करीब लोग कहीं गहरे सन्नाटे में अब भी गायब बताए गए। ये घटना हांगकांग की यादों में उतनी ही तेज निशान छोड़ गई जितनी 1996 में कोवलुन में लगी भीषण आग ने छोड़ी थी। सायरनों की आवाज थम चुकी, पर शहर की धड़कन अभी भी हादसे की गूंज सुनाती है। ये रात गई जरूर, पर उसके धुएं ने हांगकांग की आंखों को लाल छोड़ दिया।
इस तरह की त्रासदी भविष्य में हाई राइज अपार्टमेंट्स में न दोहराई जाए, इसके लिए मजबूत रेगुलेशन और बिल्डिंग सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी जरूरी है। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग में बांस की जगह फायर रिटार्डेंट मेटल फ्रेम या कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। बाहरी रैपिंग और नेट में भी नॉन फ्लेमेबल फैब्रिक उपयोग किया जाए। रेनोवेशन के दौरान बिल्डिंग के अंदर और बाहर मल्टीपल स्मोक सेंसर, वाटर स्प्रिंकलर और थर्मल अलार्म्स एक्टिव रखे जाएं। हवा की दिशा और विंड प्रेशर की मॉनिटरिंग लगातार हो। फायर डिपार्टमेंट को ऐसी ऊंची इमारतों के पास स्थायी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, वाटर कनेक्शन और रेस्क्यू रूट तैयार रखना पड़ेगा। रेजिडेंट्स को फायर ड्रिल नियमित रूप से सिखाई जाए ताकि भगदड़ में मौतें कम हों। गलियारों में फायर रेजिस्टेंट दरवाजे लगाए जाएं और हर मंजिल पर स्मोक रूम बने जहां लोग अस्थायी सुरक्षित रह सकें। जरूरी ये कि शहर सिर्फ भवन न खड़े करें, वो उनसे जुड़ी सुरक्षा भी उतनी ही ऊंची खड़ी करें, क्योंकि आग कभी चेतावनी नहीं देती, पर तैयारी हमेशा जान बचाती है। बता दें कि हांगकांग ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा है, पर 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र को कब्जे में लेकर लंबे समय तक शासन किया। बाद में 1997 में एक विशेष समझौते के तहत हांगकांग दोबारा चीन को सौंपा गया, जिसे वन कंट्री टू सिस्टम्स मॉडल कहा गया। इसमें तय हुआ कि हांगकांग चीन का भाग रहेगा, पर उसे आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी रूप से काफी हद तक स्वायत्तता मिलेगी। यानी मुद्रा अलग, व्यापार नीतियां अलग, लोकतांत्रिक संरचनाएं भी काफी स्वतंत्र। केंद्रीय सुरक्षा और विदेश नीति बीजिंग के हाथ में हो। इसी अनोखे ढांचे में हांगकांग एक ग्लोबल वित्तीय हब भी बना और चीन का अहम आर्थिक दरवाजा भी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा सुनिए कि कैसे तिब्बत को जोड़ने वाला चीन का एक बेहद लंबा ब्रिज अचानक तबाह हो गया। तो चीन के सिचुआन प्रदेश में लगभग 2 सप्ताह पहले वो दृश्य कैमरों में कैद हुआ जिसने पूरे चीन में बुनियादी ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ ही महीने पहले खुली होंगची ब्रिज जमीन और पत्थर के पहाड़ों की मार झेल नहीं सकी। इंजीनियरिंग का यह नया आइकन सिचुआन और तिब्बत के बीच तेज आवाजाही का सपना लेकर बना था। पुल लंबाई लगभग 758 मीटर। निर्माण पूरा हुआ और कॉन्ट्रैक्टर सिचुआन रोड एंड ब्रिज ग्रुप ने इसे अपनी उपलब्धि बताकर सोशल मीडिया पर दिखाया, परंतु पहाड़ों की करवट ने वो गर्व कुछ ही पलों में राख कर दिया। वीडियो में साफ दिखा कि भारी मलबे ने पुल पर प्रहार किया और एक बड़ा हिस्सा सीधे नदी में समा गया। राख, धूल, धुएं की मोटी परत घाटी में फैल गई। दृश्य भयावह। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि घटना के एक दिन पहले ही ढलानों पर दरारें और जमीन के खिसकने के संकेत मिल चुके थे, इसलिए सोमवार दोपहर को पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंजीनियरों ने स्लोप्स पर क्रैक और ग्राउंड शिफ्ट महसूस की। पुलिस ने रात में दोनों ओर बैरिकेड लगा दिए। इसी फैसले ने दर्जनों लोगों की जान बचाई, क्योंकि अगर पुल चालू रहता तो परिणाम पूरी तरह अलग होते। लगभग सप्ताह बीतते ही लैंडस्लाइड ने फिर प्रहार किया और मंगलवार दोपहर को पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सरक गया। मिट्टी और चट्टानों के नीचे पुल के अप्रोच सेक्शन और रोड बेड धंस गए। ये लिंक चीन के सेंट्रल रीजन और तिब्बत के पठारी क्षेत्र को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग था। पूरा ढांचा कुछ ही मिनट में बिखर गया। इसका मतलब साफ है कि प्रकृति भी नहीं चाहती है कि तिब्बत चीन का हिस्सा बने। मंगलवार की दोपहर हालात तेजी से बिगड़े। स्थानीय सरकार के अनुसार स्लोप्स पर दबाव बढ़ता गया, पहाड़ नरम पड़ा और फिर अचानक टूटकर पूरी ताकत से नीचे आया। पुल का हिस्सा दरक कर चट्टानों के साथ नदी में गिरा। घाटी में धूल का विशाल बादल उठ गया। बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक पानी में डूबते नजर आए। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी पहले ही एक्सेस रोक चुके थे। इसी कारण घटना में मानव जीवन की हानि नहीं हुई। ये घटना याद दिलाती है कि प्राकृतिक भूभाग के सामने बेटन और स्टील का आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है। पहाड़ की एक दरार ही इतने बड़े संरचनात्मक चमत्कार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। 2 सप्ताह बीत चुके हैं और चीन में इसे लेकर चर्चा कम नहीं हुई। होंगची ब्रिज का निर्माण इस वर्ष के प्रारंभ में ही पूरा हुआ था। इसे चीन के वेस्टर्न रीजन तक तेज यातायात और सप्लाई चेन सुधारने के लिए तैयार किया गया था। अब वही पुल घाटी की तलहटी में टूटा पड़ा है। आसपास पत्थरों का ढेर और टूटे गार्डर चीन की इंजीनियरिंग गति को कठोर आईना दिखा रहे हैं। वीडियो ने दुनिया भर में सनसनी फैलाई। जहां एक तरफ यह हादसा संरचनात्मक प्लानिंग पर उंगली उठाता है, वहीं दूसरी तरफ यह बताता है कि सावधानी ने कई जिंदगी बचा ली।
ये घटना 2 सप्ताह पुरानी है, पर इसकी गूंज अभी भी वैश्विक मंचों तक जा रही है। चीन के भविष्य की प्रोजेक्ट अब और सख्त निगरानी के दौर में पहुंच गए हैं। अब सुनिए कि कैसे भारत भूटान में नया खेल कर रहा है। तो करीब 2 महीने पहले भारत और भूटान के बीच इतिहास रचने वाली रेल सर्विस को मंजूरी दी गई थी। पहली बार दोनों देशों के बीच ट्रेन चलने का रास्ता साफ हुआ। भारत ने 2 नई रेल लाइनों का ऐलान किया। एक लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गैलेफू तक पहुंचेगी, दूसरी पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के सामत्से तक बनाई जानी है। पहले ट्रेन पश्चिम बंगाल के हासीमारा तक ही सीमित थी। इस फैसले के बाद रेल सीधी भूटान में प्रवेश करेगी। कुल लंबाई लगभग 93 किलोमीटर बताई गई। दोनों प्रोजेक्ट्स पर 4033 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष भूटान यात्रा का परिणाम बना। भारत पूरा खर्च वहन करेगा और भूटान का हिस्सा भारत समर्थित 5 वर्षीय योजना से पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में किसी तीसरे देश की भूमिका मौजूद नहीं रही। उसी समय भारत ने पड़ोसी देशों में रेल नेटवर्क विस्तार की गति और बढ़ाई। अगरतला अखौरा रेल मार्ग लगभग पूरा होने की स्थिति में बताया गया था, पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से प्रगति रुक गई। म्यांमार के साथ मिजोरम और मणिपुर के जरिए रेलवे जोड़ने की योजना भी सैन्य तख्ता पलट के बाद ठहराव में पहुंची। ये ट्रांस एशियाई रेल लिंक का हिस्सा माना गया, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे कई दक्षिण पूर्वी देश रेल के जरिए भारत से जुड़ सकते हैं। 2 महीने पहले भारत भूटान रेल मंजूरी ने कूटनीति और व्यापार को नई धारा दी। ये कनेक्शन भविष्य में सामरिक रिश्तों को और गहरी पकड़ देगा। अब जान लेते हैं कि शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की महिला के साथ चीन ने जो कांड किया उसे लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। तो लंदन से जापान जा रही अरुणाचल मूल की यूके निवासी पेमा वांगजॉम थोंगडोक ने कहा कि 3 घंटे की ट्रांजिट शंघाई में 18 घंटे की परीक्षा बन गई। आरोप यह रहा कि चाइनीज इमिग्रेशन ने उनका पासपोर्ट अवैध बता दिया, क्योंकि उस पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला को किसी प्रकार की हिरासत, रोकथाम या जोर जबरदस्ती का सामना नहीं करना पड़ा। प्रवक्ता नौनिंग ने कहा कि एयरलाइन ने आराम, भोजन और पानी उपलब्ध कराया। साथ ही चीन ने इस बयान में दोहराया कि जिसे भारत अरुणाचल कहता है वो चीन के हिसाब से जांगनान है, जो उसके अनुसार उसका क्षेत्र है। भारत सरकार ने इस घटना को गंभीर माना। नई दिल्ली ने बीजिंग में अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि भारतीय पासपोर्ट को जनस्थान के आधार पर अवैध बताना हास्यास्पद है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसके निवासी पूर्ण अधिकार से भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया में यात्रा कर सकते हैं। भारत ने कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन नियमों के विरुद्ध रही। शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के मूल प्रावधानों का हवाला दिया गया। ये कूटनीतिक टकराव तब और तीखा दिखा जब विदेश मंत्रालय ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह डिमार्च जारी किया। शंघाई स्थित भारतीय काउंसुलेट ने महिला को सहायता दी और देर रात उन्हें आगे की फ्लाइट पर भिजवाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस घटना को भारतीय नागरिकों की गरिमा पर चोट बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिताओं का उल्लंघन है। सोशल मीडिया पर पेमा वांगजॉम थोंगडोक ने लिखा कि घंटों रोक कर रखे जाने के बाद एक मित्र की मदद से वो भारतीय वाणिज्य दूतावास तक बात पहुंचा सकीं। इसके बाद राहत मिली और उड़ान मिली। कूटनीति की दुनिया में ये घटना भारत चीन संबंधों के बीच खींची महीन रेखा को और गहरा करती दिखी। बीजिंग ने अपना दावा दोहराया और नई दिल्ली ने फिर कहा कि अरुणाचल भारत का है, भारत का था, भारत का रहेगा। हर भारतीय पासपोर्ट इस सत्य का प्रतीक है। कोई भी हवाई अड्डा, कोई भी इमिग्रेशन डेस्क उस पहचान को रोक नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक यात्री की नहीं, ये संप्रभुता, सम्मान और भारतीय तिरंगे की शान की कहानी बनी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।